आज से 400 से भी अधिक वर्ष पहले, जब दुनिया के नक्शे अधूरे थे, समुद्र डरावने थे और हर यात्रा जीवन और मृत्यु के बीच का जुआ होती थी, उसी समय एक अंग्रेज समुद्री यात्री इतिहास के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर समुद्र की थकान है, आंखों में अनुभव की गहराई है और आवाज में वो भरोसा है जिसने लहरों को चीरकर उसे यहाँ तक पहुँचाया है। वो कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि वो व्यक्ति है जिसने पहली बार भारत को इंग्लैंड की आंखों से देखा। सामने बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा, आपका नाम? वो हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं विलियम हॉकिंस हूँ, इंग्लैंड से आया एक साधारण आदमी जिसने असाधारण भारत को अपनी आंखों से देखा है। वो थोड़ा रुकता है, जैसे स्मृतियों की गहराई में उतर रहा हो, फिर बोलता है, जब मैं भारत आया था तब मुझे नहीं पता था कि ये यात्रा केवल समुद्र पार करने की नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता को समझने की यात्रा होगी। इंग्लैंड से निकलते समय भारत मेरे लिए केवल मसालों, रेशम और सोने का नाम था, लेकिन जब मैंने इसकी धरती पर कदम रखा तब समझ आया कि भारत कोई व्यापारिक ठिकाना नहीं, बल्कि ये एक जीवित इतिहास है। इंटरव्यू लेने वाला फिर पूछता है, जब आपने पहली बार भारत को देखा तो आपको क्या महसूस हुआ? मैंने महसूस किया जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर सड़क कहानी कहती है, हर बाजार संपन्नता की गवाही देता है और हर व्यक्ति अपने भीतर सदियों की परंपरा समेटे हुए है। मैं समुद्र पार करके भारत पहुंचा था, लेकिन सच ये है कि भारत ने मुझे मेरे भीतर तक बदल दिया। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ भारत है, मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी यात्रा है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस रास्ते से भारत पहुंचा, उस समय भारत कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ की सत्ता कितनी शक्तिशाली थी और क्यों यूरोप की नज़रें इस धरती पर टिकी हुई थीं। वो सामने देखता है और दृढ़ आवाज़ में कहता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि 400 साल पहले भारत वास्तव में कैसा था तो मेरी कहानी सुनिए, क्योंकि मैं विलियम हॉकिंस हूँ और मैंने भारत को उस समय देखा है जब ये दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। मैं विलियम हॉकिंस हूँ। आज से 400 से भी अधिक वर्ष पहले, जब 16वीं सदी अपने अंत की ओर थी और 17वीं सदी की शुरुआत हो रही थी, उस समय इंग्लैंड एक छोटा सा लेकिन महत्वाकांक्षी देश था। हम समुद्रों को जीतने का सपना देख रहे थे, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि समुद्र के उस पार एक ऐसी भूमि है जहां सोना केवल राजाओं के महलों में नहीं, बल्कि बाजारों की चमक में भी दिखाई देता है। उस भूमि का नाम था भारत। जब मैं इंग्लैंड से रवाना हुआ तब मेरे मन में भारत की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं थी, केवल यात्रियों की कहानियां थीं। कोई कहता था भारत स्वर्ग है, कोई कहता था ये रहस्यों से भरा है, तो कोई इसे खजाने की खान बताता था। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हेक्टर पर सवार हुआ। समुद्र की ये यात्रा महीनों तक चली। कई बार ऐसा लगा कि समुद्र हमें निगल जाएगा। जहाज पर बीमारियां फैली, कई साथी मर गए, पर जो जीवित रहे वे केवल एक ही आशा से बंधे थे, भारत। जब हम केप ऑफ गुड होप को पार कर हिंद महासागर में पहुंचे तब हवा में ही कुछ अलग सा एहसास था। ऐसा लगता था जैसे हम किसी साधारण देश की ओर नहीं, बल्कि दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहे हों। अंततः जब हमने भारत की धरती देखी तो वो दृश्य मेरे जीवन का सबसे गहरा अनुभव था। सूरत का बंदरगाह किसी यूरोपीय बंदरगाह जैसा नहीं था। वहाँ जहाज़ों की भीड़ थी, अरब, फारसी, अफ्रीकी, भारतीय। बाजारों में रंग, खुशबू और शोर एक साथ घुल मिल रहे थे। मसालों की गंध इतनी तीव्र थी कि मुझे लगा मानो पूरी धरती से ही सुगंध उठ रही हो। मैंने तुरंत समझ लिया कि भारत गरीब देश नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक है। जब मैं भारत के भीतर गया तो मुझे यहाँ का समाज अत्यंत जटिल लेकिन सुव्यवस्थित लगा। यहाँ राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, व्यापारी थे, कारीगर थे और किसान थे। हर व्यक्ति अपनी जगह जानता था। धर्म यहाँ जीवन का केंद्र था। मैंने हिंदू मंदिरों में श्रद्धा देखी, मस्जिदों में अनुशासन देखा और दोनों के बीच एक विचित्र सामंजस्य भी देखा। यूरोप में जहाँ धर्म अक्सर संघर्ष का कारण बनता था, भारत में वो जीवन की स्वाभाविक धारा जैसा था। भारत की अर्थव्यवस्था देखकर मैं चकित रह गया। सूती कपड़े इतने महीन थे कि उन्हें हवा में उछालो तो वे तैरते प्रतीत होते थे। रेशम, नील, मसाले और कीमती पत्थरों की भरमार थी। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि यूरोप भारत पर निर्भर था। हमारी मुद्रा यहाँ के व्यापार के सामने फीकी लगती थी। यही कारण था कि हम अंग्रेज यहाँ आए थे, व्यापार के लिए, लाभ के लिए और धीरे धीरे प्रभाव के लिए। जब मैं मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा तब मैंने सत्ता का असली वैभव देखा। वो दरबार केवल सोने चांदी की चमक नहीं था, बल्कि व्यवस्था, अनुशासन और शक्ति का प्रतीक था। जहांगीर का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। मैंने स्वयं को एक छोटे प्रतिनिधि की तरह महसूस किया।
उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे रहने की जगह दी, पर मुझे ये स्पष्ट समझ आ गया कि भारत पर अधिकार केवल व्यापार से नहीं, बल्कि सम्राट की कृपा से ही संभव है। मुगल प्रशासन अत्यंत संगठित था, सेना शक्तिशाली थी, घुड़सवार, तोपखाना और युद्ध हाथी। कर व्यवस्था सख्त लेकिन प्रभावी थी। ये कोई पिछड़ा देश नहीं था जैसा कई यूरोपीय सोचते थे। ये एक विश्व शक्ति थी। भारत केवल संपत्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी केंद्र था। मैंने भारत के आम लोगों को भी देखा। किसान कठिन परिश्रम करते थे, कारीगर अपने काम में गर्व महसूस करते थे, और व्यापारी दूर दराज के देशों से सौदे करते थे। जीवन सरल था पर उसमें गहराई थी। त्योहारों में रंग और उल्लास देखा, संगीत में आत्मा की आवाज़ सुनी। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि हम अंग्रेज केवल व्यापार के लिए नहीं आए थे। हमारी नज़र भविष्य पर थी। हमने सोचा था कि यदि व्यापार पर नियंत्रण हो जाए तो सत्ता अपने आप पीछे पीछे आएगी। उस समय मुझे ये केवल एक विचार लगा था, पर इतिहास ने बाद में इसे सच्चाई में बदल दिया। जब मैं भारत से लौटा तो मेरे मन में कोई भ्रम नहीं था। मैंने इंग्लैंड में साफ कहा कि भारत को समझे बिना उस पर प्रभाव जमाना असंभव है। ये देश केवल भूमि नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है। जिसने इसे कम आंका उसने अपनी भूल की कीमत चुकाई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत ने मुझे बदल दिया। मैं एक व्यापारी के रूप में आया था, पर एक इतिहास का साक्षी बनकर लौटा। भारत को देखा जा सकता है, पर उसे समझने के लिए जीवन भी कम पड़ जाता है।